गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ मोहित प्रकाश और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में फाइलम सिलेंट्रेटा में ओविलिया पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने ओविलिया के मेडूसा की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी, जिसमें हमने शेप एंड साइज, व्हीलम, टेंटिकल्स, मैनोवरियम इसके बारे में पढ़ा था। और इससे पहले हमने मेडूसा का डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी जठरवाही गुहिका या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इसके बारे में पढ़ेंगे और फुली डिस्कशन करेंगे। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या है, आइए देखते हैं। आयताकार मुख जो है वो हस्तक या मैनोवरियम में से एक सकरे मार्ग द्वारा गुजरता हुआ निगल यानी गलट में खुलता है। निगल पीछे की ओर हस्तक के आधार यानी मैनोवरियम के बेस और छत्र के केंद्र में स्थित चौड़े आमाशय यानी स्टोमक में खुलता है। आमाशय से 4 सक्रिय अरिय नाले यानी रेडियल कैनाल्स जो हैं वो निकलती हैं और निकलकर छत्र के तट की ओर फैली होती हैं। ये चारों परस्पर समान दूरी और एक दूसरी से समकोण पर स्थित रहती हैं। अंत में ये चारों छत्र के तट के समानांतर वृत्तीय नाल यानी सर्कुलर कैनाल या वलय नाल रिंग कैनाल में खुल जाती हैं। हस्तक आमाशय यानी स्टोमक तथा नालें यानी जो कैनाल्स हैं वो जठर चर्मी स्तर यानी गैस्ट्रोडर्मिस लेयर द्वारा आश्रित या कवर्ड रहते हैं। आइए अब हम इसके अगले जो पार्ट है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो हमारा बॉडी का मेन पार्ट है, हम उसकी तरफ चलते हैं और नर्वस सिस्टम में क्या होता है आइए देखते हैं। मेडूसा का तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम आवश्यक रूप से हाइड्रा के तंत्रिका तंत्र के बिल्कुल समान होता है। श्लेष्म कला मीजोगिलिया के बाहर तथा अंदर दोनों ओर क्रमशः बहिचर्म या जठर चर्म की तंत्रिका जाल बनाती है। यानी जो नर्व सेल्स हैं वो नर्व्स का नेट बनाती हैं और ये तंत्रिका कोशिकाएं यानी नर्व सेल्स जो हैं वो विशेषकर छत्र के तट के साथ साथ अधिक सघन हो जाती हैं यानी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं।
और तट के साथ दो वृत्तीय तंत्रिका बल है, यानी सर्कुलर नर्व रिंग्स बनाती हैं, जिनमें से एक परिवार बीलम के आधार के ठीक ऊपर और दूसरा ठीक नीचे होता है। छत्र के तट के साथ तंत्रिका वलयों का बनना पेशी पुच्छों या पेशी वलयों की सघनता और इस भाग में संवेदी अंगों की उपस्थिति से संबंधित है। वही छत्र का ऊपरी या अंतःतंत्रिका वलय स्पर्शकों को और अधो या बाहरी तंत्रिका वलय अधोछत्र पेशी न्यास, जिसे हम मस्क्यूलेचर कहते हैं, और संतुलन पुटियों यानी स्टेटोसिस्ट को नियंत्रित या कंट्रोल करता है। तो ये था हमारा नर्वस सिस्टम ऑफ मेडुसा, जो कि मॉर्फोलॉजी में आता है। और इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलता है कि, और इस शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से जो मैंने आपको अभी पढ़ाया और समझाया, इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। आप इस शॉर्ट क्वेश्चन के अगर आता है कि मेडुसा का नर्वस सिस्टम लिखिए, तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं, जिसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं या आर्य सममिति, हिंदी में आर्य सममिति कहते हैं। पॉलिप की भांति मेडुसा भी आर्य सममित होता है, यानी रेडियल सिमेट्री होती है, और इसके स्पर्शकों तथा शरीर के अन्य भागों को घंटी की त्रिज्या के संदर्भ में प्रकट किया जा सकता है। इसकी चारों आर्य नालें यानी रेडियल कैनाल्स चार मुख्य त्रिज्याओं को चिन्हित करती हैं और प्रार प्री रेडियाई कहलाती हैं। वे स्पर्शक, या टेंटिकल्स, जो चारों आर्य नालों के सम्मुख होते हैं, यानी रेडियल कैनाल्स के सम्मुख होते हैं, प्रारीय स्पर्शक यानी प्री रेडियल टेंटिकल्स कहलाते हैं। किन्हीं दो प्रार के बीच के कोण को समद्विभाजित करती हुई त्रिज्या द्वितीय क्रम की त्रिज्या या अंतरार्य इंट्रारेडियस कहलाती है, जिसके सामने एक अंतरार्य स्पर्शक इंट्रारेडियल टेंटिकल होता है। एक प्रार और निकटवर्ती इंटररेडियल के या अंतरार्य के मध्यवर्ती भाग में तृतीय क्रम की त्रिज्या या अभ्यर
एड्रेडियस होती है, इसी प्रकार अभ्यर और निकटवर्ती प्रार व इंटररेडियल या अंतरार्य के मध्यवर्ती भाग में चतुर्थ क्रम की त्रिज्य या ऊपर सबरेडियस होती है। इस प्रकार नवजात मुकुलित मेडूसा में 4 स्पर्शक, 4 अरिय नाले यानी 4 रेडियल कैनाल्स और मुख के 4 कोण, माउथ के 4 कोण, 4 एंगल्स, प्रारीय यानी प्री रेडियल और 4 अन्य स्पर्शक, अंतरार्य यानी इंटररेडियल और शेष 8 स्पर्शक अभ्यय यानी एडरेडियल होते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम कि इसकी मेडूसा की रेडियल सिमेट्री का डायग्राम वो किस प्रकार होता है। आइए देखते हैं। यह है ओविलिया की एक मेडूसा की रेडियल सिमेट्री एवं विभिन्न अरिय श्रेणियां, जिसका डायग्राम हम आपको समझा रहे हैं। जिसमें देखिए ये प्री रेडियस है, ये एड रेडियस है, ये इंटर रेडियस है, ये भी एड रेडियस है और ये प्री रेडियस एंड दिस इज सब रेडियस एंड दिस इज एड रेडियस। तो आप इस डायग्राम को बनाइए और मैंने आपको समझा दिया है और अभी आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो आप इस डायग्राम को बनाइए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और हम अगले लेक्चर में इसकी हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।